नमस्कार दोस्तों। टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम एक नया राजवंश पढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चेर साम्राज्य की। हम बात करें दोस्तों जो संगम युग है उसकी हम बात कर रहे थे। इस युग में हम बात करने वाले हैं चेर साम्राज्य, चोल और पांड्य शासकों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने बात की थी दोस्तों जो संगम काल की का साहित्य है, उस साहित्य की हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी की है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चेर साम्राज्य। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों जो संगम युग है। इस संगम युग का जो कालक्रम है, कालक्रम की हम बात करते हैं अनेक इतिहासकारों के अनुसार। देखिए दोस्तों, एक इतिहासकार है उसका नाम है नीलकंठ शास्त्री। ये नीलकंठ शास्त्री जी बताते हैं कि जो संगम युग है वो कब से लेकर कब तक रहा है। यानी कि उन्होंने कहा कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से दोस्तों तीसरी शताब्दी ईस्वी तक संगम काल या संगम युग रहा है। और दोस्तों उन्होंने एक यानी कि 100 यानी कि 100 बीसी से लेकर 300 एडी यानी कि 100 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक उन्होंने ये टाइम पीरियड बताया दोस्तों। किनके द्वारा? नीलकंठ शास्त्री के द्वारा। देखिए, उन्होंने दक्षिण भारत का इतिहास भी लिखा। ठीक है, और सबसे जो प्रमुख साक्ष्य इन्हीं के द्वारा बताया जाता है किनका? संगम युग का टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगला जो इतिहासकार है आर.सी. मजूमदार के अनुसार अगर देखें संगम युग का टाइम पीरियड उन्होंने बताया 520 से लेकर 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया यानी कि समथिंग उन्होंने 1100 साल का टाइम पीरियड संगम युग का बताते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर देखें दोस्तों एक है रामचरण शर्मा। इन रामचरण शर्मा जी ने बताया कि 300 एडी से लेकर 600 एडी यानी कि उन्होंने 300 साल का टाइम पीरियड बताया कि इनका संगम युग का बताया। तो दोस्तों ये तो हमने कुछ फैक्ट की हमने बात की है, यानी कि जो संगम युग की हमने बात की है नीलकंठ शास्त्री के अनुसार, आर.सी. मजूमदार के अनुसार और रामचरण शर्मा के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यानी कि चेर साम्राज्य की हम बात करते हैं। देखिएगा, आज हम बात करेंगे चेर साम्राज्य, कल हम बात करेंगे चोल, और इसके अगला जो टॉपिक आएगा दोस्तों हम पांड्य राजवंश की हम बात करेंगे। फिर उनके जो प्रशासन की हम डिटेल से अध्ययन करेंगे उसका। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले चेर साम्राज्य की अगर बात करें दोस्तों। ठीक है, चेर साम्राज्य का कैपिटल सबसे पहले देखें कि चेर व राजवंशों ने अपना कैपिटल किसको बनाया दोस्तों। देखिएगा, ये यानी कि ये वांजी है, वांजी वांजी यानी कि करूर। ठीक है, वांजी या करूर दोनों स्थान दोस्तों केरल में है। देखिए, वांजी को करूर भी कहा गया है, ये केरल राज्य में है। यानी कि चेर साम्राज्य का जो कैपिटल था दोस्तों ये अपना जो केरला है, केरला के अंदर था। देखिएगा, ये अपना दक्षिणी भारत है और यहाँ पर केरल है, तो यहाँ पर ये वांजी कुरूर यानी कि केरल है। ठीक है, इनकी राजधानी थी। देखिए दोस्तों, इनकी राजधानी एक समुद्र तटीय राजधानी भी थी दोस्तों, यानी कि उस समुद्री तटीय राजधानी है तोंडी। ठीक है, और तोंडी के अलावा दोस्तों मुसिरी भी इसको कहा गया। किसको? तोंडी को मुसिरी भी कहा गया। तो दोस्तों इनकी राजधानी दो थी, यानी कि एक तो समुद्र तटीय राजधानी और एक साम्राज्य की राजधानी। तो साम्राज्य की राजधानी तोंडी कुरूर या केरला, और समुद्र तटीय राजधानी तोंडी या मुसीरी थी। ठीक है, देखिए दोस्तों उनका जो राजकीय जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों ये धनुष था। ठीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। ठीक है, किनका? चेर राजवंशों का। तो दोस्तों ये तो हमने थोड़ा सा और भी लिया है इनके बारे में, चेरों के बारे में, यानी उनकी राजधानी, समुद्र तटीय राजधानी और प्राचीन चिन्ह यानी उनका राजकीय चिन्ह धनुष के बारे में देखा है। आगे हम बात करते दोस्तों इनके बारे में। देखिए दोस्तों, जो संगम
जो संगम साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर वंश को ही माना जाता है। यानी कि संगम साहित्य आपने आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था संगम साहित्य के बारे में, और उन संगम साहित्य से हमें ये पता चलता है कि जो संगम युग के जो तीन राजवंश है, यानी कि चेर, चोल और पांड्य, इन चेर चोल पांड्य में सबसे प्राचीन दोस्तों क्या था, ये आपका चेर राजवंश ही था। ठीक है, इस संगम साहित्य से हमें ये जानकारी मिलती है, तथा इसका ही सबसे अधिक उल्लेख मिलता है किनमें, यानी कि संगम साहित्य में ही चेर साम्राज्य का ही उल्लेख बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें दोस्तों, यानी कि चेर राज्य मालाबार यानी कि केरल क्षेत्र में था, यानी कि चेर राज्य कहाँ, मालाबार। ठीक है, मालाबार क्षेत्र में था, यानी कि समुद्र तटीय नाम है दोस्तों। दोस्तों आपने शायद इंडियन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जो हमारे भारत के जो समुद्र तटीय जो 9 राज्य हैं, और उन सभी 9 राज्यों की जो तटीय सीमा है, समुद्र तटीय सीमा, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे गुजरात की जो है उसको काठियावाड़, महाराष्ट्र की कन्नड़, गोवा की कन्नड़, और आपकी जो कर्नाटक की है दोस्तों, कर्नाटक की आपको पता है कनारी है दोस्तों, और तमिलनाडु की कोरोमंडल, केरला की मालाबार, और आंध्र प्रदेश की काकीनाडा, उड़ीसा की उत्कल, और उत्तरी सरकार वेस्ट बंगाल की। तो दोस्तों ये हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, जो चेर राज्य है उसका जो क्षेत्र था मालाबार क्षेत्र, यानी मालाबार तट वाला क्षेत्र। तो दोस्तों ये मालाबार तट था। ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा। अब देखिए उनके शासकों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने ये जो डेटाज है, ये जो वैसे तो आप कहीं भी यूट्यूब पे आप पढ़ोगे तो इसका कम मैटर मिलता है चेर साम्राज्य का। मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसका जो इसके राजवंश है उनको काफ़ी किताबों से हमने इसको ढूंढ के निकाला है, और आपको ये टॉपिक आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा हम सबसे पहले बात करते हैं इसके शासकों की बात करते हैं। देखिएगा पहला शासक है उसका अगर नाम देखिए उदयन जेरल। ठीक है, नाम थोड़े ऐसे हैं दोस्तों, तो याद रखिए उदयन जेरल है। ये चेर साम्राज्य का प्रथम शासक माना जाता है। ठीक है, चेर साम्राज्य का प्रथम शासक है उदयन जेरल है दोस्तों। इस शासक ने महाभारत में भाग लेने वाले जो वीर थे दोस्तों, इन वीरों को उन्होंने भोजन करवाया था। यानी कि ये शासक था दोस्तों जो उदयन जेरल, ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, और इस महाभारत के युद्ध में जो जो वीर योद्धा थे युद्ध करने वाले, उनको उसने भोजन करवाया था। इसीलिए दोस्तों उसने एक उपाधि धारण की, उपाधि का नाम है महाभोज उदयन जेरल। ठीक है, तो इसको महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि वो धारण करता है, क्योंकि महाभारत में जो योद्धा थे, वीर योद्धा थे, युद्ध करने वाले सभी योद्धाओं को उसने भोजन करवाया था, इसीलिए उसने उपाधि धारण की, महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि उसने धारण की। तो दोस्तों याद रखना है उदयन जेरल ये चेर साम्राज्य का या चेर राज्य का प्रथम शासक था। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों, दूसरे शासक की बात करते हैं। देखिएगा दूसरे शासक का नाम है दोस्तों नेदुल जेरल आदन। देखिएगा नेदुल जेरल आदन दूसरा शासक था। इस नेदुल आदन जेरल की हम बात करते हैं। देखिएगा ये जो नेदुल जेरल आदन है, ये हिमालय तक अपना साम्राज्य को बढ़ाया, यानी कि इसने उत्तर भारत की तरफ अपना साम्राज्य को बढ़ाता है और हिमालय तक अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। हिमालय पर चेर राज्य का राजकीय जो चिन्ह है दोस्तों, धनुष को अंकित करवाता है, और कराकर उसने एक उपाधि धारण की दोस्तों। देखिए उसने एक उपाधि धारण की, इमय वरमबक्कन। देखिएगा इमय वरमबन। ठीक है, इमय वरमबन नामक एक उपाधि धारण करता कौन कौन दोस्तों, ये नेदुल जेरल आदन। देखिए इरम इर इम सॉरी इमय बरम्बक इमय बरम्बन की उपाधि धारण करता, इसका अर्थ होता है हिमालय तक की सीमा वाला योद्धा। ठीक है, इसीलिए इसने क्या उपाधि धारण की, इमे वरम्बन की उपाधि धारण करता है। ओके, अगली बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। देखिए दोस्तों अगली अगर बात करें तो यह यवन व्यापारियों को बंदी बनाकर उसने उनसे पर्याप्त मात्रा में धन वसूलता है। कौन, ये जो नेदुल जेरल आदन है, इसने क्या किया कि यवन जो व्यापारी थे उनको बंदी बनाता है और उनसे पर्याप्त मात्रा में धन वसूलता है। कौन, नेदुल जेरल
आदन, ठीक है, जिसने इमयवरम्बन नामक उपाधि धारण करता है। थोड़ा सा नाम अटपटे हैं दोस्तों, तो उसको आप थोड़ा अच्छी तरीके से उसको देख लेना, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, अगला जो शासक था दोस्तों, जो चेर राजवंश का, देखिए उसका नाम है दोस्तों पेरुंजेरल इरमपोहर, ठीक है। क्या नाम है? पेरुंजेरल इरमपोहर नामक एक शासक है दोस्तों। इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों ये शासक है, ये तगडूर के शासक को परास्त किया। यानी कि इसने पेरुंजेरल इरमपोहर ने दोस्तों जो तगडूर नामक एक राजा है उसको युद्ध में परास्त करता है। और ये दोस्तों आपको पता है ये जो नेदुल जेरल आदन का ये दूसरा पुत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले शासक की हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। देखिएगा शासक का नाम है जैन गुट्टुवन, देखिएगा सॉरी सेन गुट्टुवन है दोस्तों। क्या नाम है इसका? सेन गुट्टुवन, ठीक है। देखिए सेन गुट्टुवन के बारे में देखें तो ये चेर राजवंशों में सबसे प्रसिद्ध यानी सबसे प्रतापी शासक है, ठीक है। और इसने सेन गुट्टुवन का अर्थ होता है दोस्तों, यानी इसका अर्थ होता है न्याय परायण या धर्म परायण गुट्टुवन, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ होता है न्याय परायण या धर्म परायण गुट्टुवन, ठीक है। इसे दोस्तों लाल चेर भी कहा गया है, यानी कि सेन गुट्टुवन को लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उसने एक उपाधि धारण की और उस उपाधि का नाम है दोस्तों कदल पिरकोतिये, ठीक है, कदल पिरकोतिये, याद रखिएगा, थोड़ा नाम ऐसा ही है। देखिएगा देखिए एक बार फिर से देखिएगा, इसकी उपाधि थी कदल पिरकोतिये, ठीक है। इसका अर्थ होता क्या है? यानी कि समुद्र को पीछे धकेलने वाला। कौन? सेन गुट्टुवन को उपाधि दी गई, जिसका शाब्दिक अर्थ है इसकी उपाधि का, यानी कि समुद्र को पीछे धकेलने वाला, ठीक है। और दोस्तों इसके पास जहाजी बेड़ा भी था, यानी कि सेन गुट्टुवन के पास नौसेना भी थी और बहुत ही पावरफुल नौसेना थी, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके बारे में और देखते, इसकी विजय के बारे में देखें तो देखिएगा, इसने दोस्तों परनार नामक कवि ने, यानी कि इसके दरबार में एक कवि रहता था, परनार नामक एक कवि रहता था। और इस परनार नामक कवि ने दोस्तों पदिरुरपत्तु, यानी कि पदिरुरपत्तु नामक एक संग्रह में इसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। यानी कि पदिरुरपत्तु नामक एक संग्रह है दोस्तों, और इस परनार ने इसके बारे में, इसकी उपलब्धियों के बारे में, सेन गुट्टुवन के बारे में काफ़ी जानकारी देता है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा प्रारंभिक कविताओं में किसके बारे में? जो सेन गुट्टुवन है, इनकी प्रारंभिक जो कविताओं में उनकी एक विजय, यानी कि उसने एक विजय प्राप्त की दोस्तों, माहुर नामक सामंत के विरुद्ध उसने विजय प्राप्त की। यानी कि माहुर नामक एक सामंत था, उसको पराजित करता। इसके अलावा और भी विजयों के बारे में देखें इसके बारे में। लेकिन बाद में कविताओं में उत्तरी भारत में उसने विजय की, यानी कि उत्तरी भारत की विजय की, चोलों के उत्तराधिकार संघर्ष में उसने हस्तक्षेप किया, मलयान के पौराणिक वृक्षों को नष्ट करने आदि के शासक कुशल अश्वारोही भी था दोस्तों, गजारोही भी था, तथा शत्रु के विरुद्ध घेरा डालने में चतुराई इसके पास थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसको 7 राज मुकुट की माला धारण करने वाला शासक भी कहा गया है और महासेवी भी बताया गया है। तो इसमें ये उसके गुण थे दोस्तों, इसके सेन गुट्टुवन नामक जो चेर वंश के शासक हैं उसके काफ़ी इसके ये गुण थे, ठीक है। इसने दक्षिण भारत में आदर्श पत्नी के रूप में, देखिएगा, इसने दक्षिण भारत में आदर्श पत्नी के रूप में, यानी कि कर्ण की पूजा, यानी कि पत्नी पूजा का भी आरंभ किया, जिसका उल्लेख दोस्तों शिल्पदिकारम नामक एक किताब में इसका उल्लेख मिलता है। यानी कि उसने पत्नी पूजा का भी कार्य करवाया, ठीक है, आरंभ करवाया, ठीक है। कौन? सेन गुट्टुवन नामक चेर वंश के शासक ने। देखिए दोस्तों अगला जो शासक है आदिन ईमान, देखिएगा आदिग ईमान, देखिए आदिग ईमान है, इसके बारे में देखिए दोस्तों, इसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती आरंभ करवाई। किसने? आदिग ईमान ने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वैसे तो चेर साम्राज्य अगर आप कहीं गाइड में आप पढ़ो तो इसका बहुत कम मैटर मिलता है,
तो दोस्तों ये मैंने बहुत काफ़ी मैटर ढूंढ के किताबों से निकाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, कोई लाइब्रेरी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, कोई एजुकेशन कोई ग्रुप हो वहाँ पर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और शेयर करने के पश्चात दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन था उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों हम कल पढ़ते हैं चोल और पांड्य शासकों के बारे में, ठीक है। तो अब मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।